नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज बंगाल की लड़ाई का काफी अहम दिन रहा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी हर वो दांव अपना रहे हैं जिससे उनके वोटों में इजाफा हो। आज बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल में रैलियां की। सभी ने टीएमसी को निशाने पर लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा सीएम योगी का बांकुरा का भाषण, क्योंकि बांकुरा के रण में आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। यहां आज योगी वर्सेस दीदी की एक तस्वीर, एक जंग नजर आई। योगी ने राम के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की ममता बनर्जी को। योगी ने साफ कहा कि वैसे तो ममता सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त अब उन्हें मंदिर याद आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने मंच से आज दुर्गा पाठ किया, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या बंगाल की सियासत अब हिंदू वोटों पर आकर टिक गई है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन बीते हैं, नंदीग्राम में अपने नामांकन से पहले ममता बनर्जी मंदिर मंदिर जाती हुई दिखाई दी थी और ममता ने दावा किया था कि वो एक हिंदू की बेटी है, इसीलिए बीजेपी उन्हें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने राम का नाम लेकर बंगाल में ममता बनर्जी का काम बिगाड़ने वाला गार्ड चला है। माताएं भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम। ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। उन्हें नहीं मालूम, स्मृतियां हजारों वर्षों के बाद भी हमारे सामने है। इसका मतलब राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा, उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। सीएम योगी ने बंगाल के चुनावों में जय श्री राम का नारा दिया तो ममता बनर्जी ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बांकुरा की अपनी जनसभा में ममता ने मंच से दुर्गा पाठ किया। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रदा नमोस्तुते। और बीजेपी पर हमला बोलते हुए आज ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा, अब वो भी दिखाते हैं। আমি যদি ঘরে আমার পায়ের যন্ত্রণায় শুয়ে থাকি, তাহলে বিজেপি মানুষকে যে যন্ত্রণা দেবে, সেই যন্ত্রণা থেকে মানুষ উদ্ধার পাবে না। এবং তাই আমি মনে করি আমার যন্ত্রণার থেকেও মানুষের যন্ত্রণা যাতে না হয়, তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানো आज के सबसे बड़ो व्यापार। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने आज ममता सरकार को भ्रष्टाचार और कट मनी के मुद्दे पर घेरा है। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण आपके मंत्रियों के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर बराबर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? इसका जवाब बंगाल की जनता को ममता दीदी को देना पड़ेगा इस चुनाव में। भारत की एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का एक केंद्र माना जाता है। आज बंगाल की पहचान किस रूप में हो रही है कि बंगाल में
टीएमसी की सरकार है, यहां कट मनी चलता है। जनता के लिए जो पैसा आता है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है, मुझे यह बताया गया है कि 15%, 20%, 25% कट मनी पहले लगती है। उतना पैसा कट कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। स्वप्न दास गुप्ता ने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे स्वप्न दास गुप्ता। बीजेपी ने उन्हें तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। स्वप्न दास गुप्ता ने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैंने बंगाल की बेहतरी के लिए, एक बेहतर बंगाल के लिए टीएमसी को छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने टीएमसी छोड़ दी है। ये कहते हुए छोड़ी है कि एक बेहतर बंगाल के लिए मैं अपनी सदस्यता छोड़ रहा हूं, एक बेहतर बंगाल के लिए मैं टीएमसी छोड़ रहा हूं। लगातार टीएमसी छोड़ने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। लगातार टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अब नाम स्वप्न दास गुप्ता का भी जुड़ गया है, जो टीएमसी से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब वो तारकेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और अब आपके स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आज की डिबेट के, आज की इस बहस के हमारे सवाल क्या हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट घूमेगी और लगातार हम सवाल टीएमसी से भी करेंगे, हम बीजेपी से करेंगे। पहला सवाल यह है कि योगी का जय श्री राम, क्या यह जय श्री राम ममता बनर्जी का बिगाड़ेगा काम? हिंदू वोट की जंग कौन जीतेगा? बंगाल का रण। टीएमसी में इस्तीफों की होड़ कैसे पूरी होगी सत्ता की दौड़? और ममता बनर्जी का फिर से दुर्गा पाठ, क्या वोट पर लगेगी घात? ये वो सवाल हैं जो हमारी डिबेट में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनसे हमें सवाल करने हैं, यानी कि मेरा जो पैनल है, मैं उस पैनल से सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस वक्त समीर आलम साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके अलावा बाकी मेहमान भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर हम डिबेट की शुरुआत करें। मैं सबसे पहले समीर आलम साहब आप ही के पास चल रहा हूं, आपका स्वागत है इस डिबेट में। आज हम देख रहे हैं लगातार जो पश्चिम बंगाल की जंग है वो बहुत तीखी होती जा रही है, और आज योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद जिस तरह से उन्होंने तीखा वार किया है, न सिर्फ टीएमसी पर बल्कि कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही है। टीएमसी को लेकर तो उन्होंने कहा ही कि मंदिर मंदिर जा रही है, राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है कि मंदिर मंदिर जा रहे हैं, और ये सब कुछ बीजेपी का कमाल है, ये सब कुछ बीजेपी का प्रभाव है कि कांग्रेस को और राहुल को भी मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया, जो पहले किनारा करते थे। कुछ लोग समझते हैं कि पार्टी उनकी, धर्म उनकी जागीर है, या वही धर्म का कॉपीराइट ले गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़े, कोई मजार जाए, उससे राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति अलग चीज है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे ये अलग चीज। यहाँ बात बेरोजगारी की क्यों नहीं हो रही है? यहाँ बात महिला सुरक्षा की क्यों नहीं हो रही? यहाँ बात किसानों की क्यों नहीं हो रही है? यहाँ बात नौजवानों की नहीं हो रही? यहाँ बात हो रही है धर्म की। कहीं चंडी पाठ हो रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जय श्री राम के नारे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त लगेंगे या फिर हमेशा लगने चाहिए? इलेक्शन होता है तो बीजेपी को जय श्री राम के नारे याद आ जाते हैं, और इसका काउंटर करने के लिए इन्हें दुर्गा पाठ करना पड़ता है, चंडी पाठ करना पड़ता है। कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ, हमारी जो जोत है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो बंगाल की भूखी जनता है, जो बंगाल के बेरोजगार नौजवान है, जो बंगाल की वो महिला है जो आज परेशान है, बंगाल में जो सिंडिकेट राज चल रहा है उससे जो लोग परेशान हैं, बंगाल में जो शारदा के घोटाले में हजारों हजार करोड़ रुपए जो जनता से लूट लिए गए हैं, उसको किस तरह जनता को दिया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली सबसे महंगा बंगाल में है, और खासकर कलकत्ता में मैं जहां रह रहा हूँ, तो इसको किस तरह हम लोग 200 यूनिट बिजली आवाम तक फ्री में पहुंचाएंगे? हम इसकी बात कर रहे हैं। किस तरह हम स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करें, किस तरह हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाएं, किस तरह हम यहाँ पर नए उद्योग को लाएं, किस तरह कांग्रेस के शासन में बंगाल इंडस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था, और आज कहां पर आ गया आप खुद जानते हैं। अमित शाह
जी की मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे जो बंगाल इस देश को नेतृत्व करता नहीं, आप था, कह रहे हैं कि बंगाल पिछड़ गया तो उसके लिए दोषी कौन है? बंगाल में किसकी सत्ता रही है अब तक? या तो लेफ्ट की रही है या फिर टीएमसी की रही है? बिल्कुल। देखिए, लेफ्ट ने जो गलती की थी उन्हें उसकी सजा मिल गई 2011 में। अब वो समझ गए कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं। वो जानते हैं कि नहीं एक बार गलती हो गई, जिससे गलती हुई थी हम उसके खिलाफ खड़े थे। अब जो गलती टीएमसी कर रही है, जो दोहरा रही है, तो उसके लिए भी हम खिलाफ खड़े हैं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी के पास मुद्दा कुछ नहीं है, चेहरा कोई नहीं है। अब आप देख लीजिए, इनके पास मुद्दा धर्म रह गया है, धर्म के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। ये क्या कहें कि मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ का वादा करके प्रधानमंत्री रोजगार आज तक दे नहीं पाए, बता 14 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाता। आज किसान 112-15 दिन से बैठा है दिल्ली के बॉर्डर पर, मगर उसकी सुनवाई नहीं होती है। मगर अडानी अंबानी के घर में, अगर कोई अंबानी के घर में बच्चा पैदा हो तो मोदी जी उनके घर बधाई देने चले जाते हैं, मगर किसान सड़कों में बैठा है। इस हालत में बीजेपी को बंगाल के किसान वोट देते थे। जो नौजवान बेरोजगार बैठा है वो बीजेपी को वोट कैसे देगा? और 10 साल से जो इनका जो एक्सरसाइज चल रहा है इसके खिलाफ भी है। तो बंगाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार हम वोट को इस सरकार में लाएंगे और इन दोनों जुमलेबाजों को हटाएंगे। अभी तो है ही नहीं बंगाल की सत्ता में, सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं वो। ठीक है, मैं बाकी मेहमान हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुप्रिया सत्यम जी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मित्र प्रकाश जी जुड़ गए हैं, लेफ्ट समर्थक हैं, और विजय मिश्रा जी प्रवक्ता टीएमसी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। विजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज एक बात कही है कि जिसने भी राम का विरोध किया है उसे लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया, और ममता बनर्जी तो करती ही यही है। जय श्री राम बोलने पर वो बैन लगाती हैं, जय श्री राम बोलने पर उनको गुस्सा आता है। तो ऐसे में ममता दीदी का नंबर है, वो फिर कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। हेलो, आपकी आवाज विजय मिश्रा जी। हेलो जी। एकमात्र पश्चिम बंगाल ये ऐसा राज्य है कि जहां हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने त्योहार को मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। और जय श्री राम जो है वो हमारी आस्था है। हमारे भगवान जो है, मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है, लेकिन उसके मैं इंसान हूं। और एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है कि जहां तमाम धर्म के लोग त्योहार का हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। एक सरकार है कि जहां की सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी ने, यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2018 में दुर्गा पूजा के लिए 10,000 रुपया दिए प्रत्येक पूजा कमेटी को। 2019 में 25,000 रुपया दी, 2020 में 50,000 रुपया प्रत्येक पूजा कमेटी को। एक पश्चिम बंगाल है, और भगवान राम का नाम लेना कोई गुनाह नहीं, मैं भी लेता हूं। मैं पूजा करने के बाद फिर दीदी को गुस्सा क्यों आ जाता है? दीदी भी करती है, तो धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। भगवान सुनो, वो यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि दीदी को गुस्सा आ जाता है जय श्री राम से। यही मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। वो यही तो कह रहे हैं कि दीदी को गुस्सा आ जाता है जय श्री राम से। वोट मांगना चाहिए। आप 6 साल में आप ये किया, आप 6 साल से दिल्ली में है, अपने प्रतिवर्ष 2 लोगों को रोजगार देने का वादा। विजय मिश्रा जी यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की दीदी को गुस्सा क्यों आ जाता है, और इतना गुस्सा कि सुभाष जी के कार्यक्रम को छोड़ के चली जाती हैं। आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आपने गैस का दाम बढ़ा दिया, आपने जो है चरम सीमा पे है, किसान मर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपके काम में उनकी जो है, उनके प्रति दर्द और माया और मोह नहीं है, बहुत दुख की बात है। जिसके बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं। यहाँ आकर के बंगाल में बंगाल की संस्कृति को लोग नष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता जो है सचेत और बहुत ही होशियार, यहाँ की जनता तय चुकी है कि उसे किसे नहीं। मुझे ये बात समझाइए ना मित्र प्रकाश जी, वन वे कम्युनिकेशन मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूं उसको भी सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उसको भी सुनिए। वन वे कम्युनिकेशन मत कीजिए। आप कह रहे हैं बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम बोलने से बंगाल की संस्कृति कैसे नष्ट होगी? मैं आपको बात बता रहा हूं, बंगाल की संस्कृति
श्री राम बोलने से नष्ट नहीं होती है। मैं उसका बात नहीं तो कर... फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एक बार नहीं दसियों बार ऐसा हुआ है कि जब ममता बनर्जी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, जय श्री राम से रोड पे चलती हुई गाड़ी रोक दी, लोगों को भगा दिया वहां से, हटो, क्यों बोल रहे हो? करके और सब करके राजनीति करना चाहे, यहाँ की जनता बहुत ही होशियार और परिपक्व है यहाँ की जनता। ठीक है, राम कदम जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो भी। राम कदम जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। क्या हिंदू वोटों को लेकर अब जो जंग है पश्चिम बंगाल में वो छिड़ गई है? बीजेपी जय श्री राम कहती है, ममता बनर्जी नाराज हो जाती है, लेकिन वो दुर्गा पाठ करती है वहां पर। तो क्या अब हिंदू वोटों के लिए लड़ाई छिड़ गई है क्या ये? देखिएगा कि इसके पूर्व कौन वक्ता बात कर रहे थे, मेरे आंखों के सामने टीवी नहीं है, पर उनकी बात करते समय जिस प्रकार से वे आवाज चढ़ा रहे थे, वो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, प्रकार से वे आभास कर रहे थे कि वे जय श्री राम से प्यार करते हैं। हाँ, विजय मिश्रा जी आभास बना रहे थे कि जय श्री राम से वो प्यार करते हैं। यदि जय श्री राम से आपका प्यार होता तो जय श्री राम कहने वाले 130 लोगों की बर्बरता से, निर्दयता से अमानवीय हत्या बंगाल के पवित्र भूमि पर करने का आप साहस नहीं करते। बंगाल तो माँ काली की भूमि है, माई की पूजा के बाद भगवान राम की पूजा होती है, पर भगवान राम से आपको इतनी नफरत है। शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनसे आपने ये सीख लिया होगा। जैसे भगवान राम मंदिर का फैसला 450 वर्षों के बाद, कड़े संघर्ष के बाद हमने जीती वो लड़ाई। तो उस समय जब उच्च न्यायपालिका में ये मामला था, 22 वकीलों की फौज कांग्रेस ने केवल मात्र इसलिए लगाई कि राम मंदिर का फैसला विलंब से आए, देरी से आए। उसी प्रकार से एक विशिष्ट धर्म को, उनके वोटों को आकृष्ट करने के लिए ममता बनर्जी जय श्री राम का विरोध कर रही है। उनके दिल में अगर जय श्री राम होता तो उनके कर्मों में, उनकी करतूत में दिखता, पर उनकी करतूत अलग है। मुंह में राम, बगल में छुरी है। क्या कारण है श्री राम बोलने वालों की हत्या होती है? क्या कारण है श्री राम बोलने वालों पर ममता बनर्जी उनका खून खोलने लगता है? क्या कारण है? वोटों की राजनीति विकास को लेकर के होनी चाहिए, वोटों की राजनीति धर्म को लेकर के नहीं होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी चुनाव आने पर जनेवी पहन लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, और चुनाव समाप्त होने पर राम मंदिर को विरोध करते हैं। ये दोनों तरफ से ढोल बजाने की ये टीएमसी की जो आदत है, कांग्रेस नेताओं की आदत है, ये दोनों आदतें जनता बराबर समझती है। तो जिस प्रकार से अब पांव को चोट आई है, हम व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, पर समूचा देश जानता है कि इमोशनल कार्ड खेलने के लिए अब चोट आई है तो हमारी उनके प्रति संवेदना है, पर अगर चोट नहीं आई है और लोगों को मूर्ख समझ करके इमोशनल कार्ड अगर खेलना है, तो अब तक बंगाल के लोगों ने इसका समर्थन किया। पर बंगाल के लोग कपास दूध में डुबो करके उस कपास से दूध नहीं पीते। वो भी समझदार है, वो भी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं। वे इस प्रकार के नौटंकी का स्वागत नहीं करेंगे। अगर जय श्री राम बोलना है तो राजनीति नहीं है, तब भी जय श्री राम बोलो। जय श्री राम हृदय से आना चाहिए, जय श्री राम नाभि से आना चाहिए, जय श्री राम मन से आना चाहिए। यहां पर आपका जय श्री राम भी, आपका बोलने का तरीका यह आभास निर्माण करता है किसी एक धर्म को चोट न लगे, किसी एक धर्म के ओट न टूटे, इस कारण तुम जय श्री राम का विरोध करोगे। बंगाल हर तरफ से, हर विषय में विकास से दूर है। पूरे देश भर में आप जाइए, किस प्रकार की सड़कें बनी है देखिए। बंगाल में भी गडकरी जी बहुत बड़े पैमानों पर सड़कों का काम कर रहे हैं, पर बंगाल में विकास की जो धारा है, यानी मोदी जी ने जो अलग अलग 100 से ज्यादा योजनाएं, जो अंत्योदय तक लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान हो, यह भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और उसका जिस दिन उत्थान होगा, अपने आप मां भारती का विकास होगा। पर ममता बनर्जी की आंखों पर इतनी क्रूरता है, इतना उनके आंखों में द्वेष है कि मोदी सरकार की अच्छी जो अलग अलग योजनाएं हैं, वह योजनाएं
वे लोगों तक नहीं पहुंचने देती। जय श्री राम का विरोध मैं समझ सकता हूं, पर विकास को कैसा विरोध? बंगाल में कलकत्ता शहर की बात देख लीजिए, कहीं से भी आप एयरपोर्ट पहुंचो, आपको कभी 2 घंटे लगेंगे, कभी 3 घंटे लगेंगे, कभी 4 घंटे लगेंगे। सारा देश एक तरफ है और बंगाल एक तरफ है। विकास के मामले में देश का सबसे पीछे का अगर कोई राज्य रहा होगा वो ममता बनर्जी के कारण बंगाल रहा है। ठीक है, आपने विकास की बात की है, आपने विकास की बात की है, तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे मित्र प्रकाश जी को डिबेट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा था पश्चिम बंगाल में। 10 साल से ममता बनर्जी है, लेकिन उससे पहले 34 साल लेफ्ट का शासन रहा था। विकास को लेकर बंगाल पिछड़ा है। विकास को लेकर मित्र प्रकाश जी सवाल उठ रहे हैं कि 34 साल तो आपका भी शासन रहा, अब 10 साल ममता बनर्जी, तो विकास की इस दौड़ में क्यों पीछे रह गया बंगाल? इंडस्ट्रीज वगैरह है ही नहीं, इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसका विरोध हो जाता है। नहीं, बिल्कुल विकास की बातें ही करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और राम कमल जी जो बोल रहे थे वो भी मैं सुन रहा था और गंभीरता से मेरी भी 2-3 बातें आज 2-3 मिनट सुन लीजिएगा। राम कमल जी की भी बातों का मैं जवाब दूंगा। आज योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में गए हैं और वहां पे बड़े अच्छे भाषण दिए। उन्होंने 3-4 लाइनें मैंने कोट की हैं। उन्होंने कहा है कि 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो उनके जो गृह जनपद गोरखपुर है, जहां से उनका रास्ता शुरू होता है गोरखनाथ ओवरब्रिज, उस पे आज अपने इंडिया न्यूज का रिपोर्टर शाम को 7 बजे के बाद भेज दीजिएगा। करीब करीब 200 आदमी सड़कों पे सोए हुए दिखाई देंगे आपको। मैं बगैर आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, बगैर किसी उसके आप इंडिया न्यूज का रिपोर्टर भेज दीजिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने दूसरे वादे में कहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब बड़ा व्यक्ति एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है तो वो अपनी बातें ही रखे कि हमने यहाँ ये किया है और अगर हमारी यहाँ सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। तो जो योगी आदित्यनाथ जी बातें कर रहे थे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिला है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने विद्युत कनेक्शन देने की बात कही और जैसे ही उन्होंने विद्युत कनेक्शन दिया 12% बिजली का रेट बढ़ा दिया और लगभग 30% जो फिक्स चार्ज था वो बढ़ गया। तीसरी बात उन्होंने कह दी कि लगभग 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस मिले हैं। तो जब रसोई गैस इन्होंने देने की बात कही थी तब रसोई गैस का मूल्य 556 रुपए था, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 900 रुपए है। और उसके बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की। अगर वो किसान सम्मान निधि सही समय पे सही लोगों तक पहुंची होती या किसान उससे खुश हुआ होता तो आज हमारे 300 किसान साथी शहीद नहीं हुए होते और आज लगभग 120 दिन से ज्यादा दिल्ली में धरने पे किसान नहीं बैठे होते। उन्होंने फिर बात की थी कि वो आयुष्मान कार्ड दिए थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की दिक्कत है तो अस्पतालों की दिक्कत है। अगर 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला होता तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं आई होती। और योगी आदित्यनाथ जी को बंगाल में जाके ये भी एक बार बताना चाहिए था कि उनके वहां बंगाल में, आप बंगाल की बात कीजिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को बंगाल में ये भी बताइए ना कि बंगाल में क्या ठीक है। जी आप ये बताइए कि बंगाल में 34 साल में मैं बंगाल की बात नहीं, जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी, जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी तो उस अस्पताल में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि वहां चोट का इलाज हो सके, कलकत्ता लाना पड़ गया था। ये बंगाल बनाया है। नहीं, बिल्कुल बंगाल बना है सर। और बंगाल के विषय पे बंगाल में जो लोग यहाँ से जाके बातें कर रहे हैं वो निरर्थक बातें कर रहे हैं और उसका जवाब मैं आपके पास मैं दे रहा था। मैंने आपको वक्त भी दिया था। मैं सुप्रिया सत्तम जी के पास चल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे उनका भी एक रिएक्शन लेना है। सुप्रिया जी, ये जो अभी इस वक्त जय श्री राम वर्सेस दुर्गा वाली सिचुएशन बन गई है पश्चिम बंगाल में, क्या ये सब कुछ वोटों का खेला हो रहा है? बस इन्होंने आज तक यही बोला, खेला होबे खेला कर दिया इन्होंने। और मैं आपको बताती हूँ, ये सोनी बंगला और ये जो तमाम माँ माटी और मानुष का जो नारा लगाती है, ये कहाँ है माँ माटी और मानुष? सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति यहाँ खराब है। मैं यहाँ रहती हूँ। आप जाके जब आप कोलकाता से निकल के जाएंगे सुदूर गांव में तो आप देखेंगे यहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मतलब गरीबी का आलम मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं राम और मंदिर मुसलमान की बात नहीं करना चाहती, बहुत हो रही है, पूरे सारे चैनल पे 24/7 यही बातें हो रही है। विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, उन्नति की बात कोई नहीं कर रहा है। बंगाल
का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, मिट्टी में मिला दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए टीएमसी ने यहाँ जो किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, काम आपको दिखेगा बहुत, लेकिन बहुत कम काम किया है यहाँ पे। लेकिन जब आप जाके देखेंगे ना, जो इनकी गुंडागर्दी है, इनकी गुंडागर्दी का आलम मैं आपको बताऊं कि अगर इनके मीटिंग में कोई नहीं जाता है तो उसके घर उसका दाना पानी बंद कर दिया जाता है, राशन कार्ड छीन लिया जाता है उनका। ये मैं बिल्कुल जमीनी हकीकत की बात कह रही हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी यहाँ आएगी और ऐसे कुछ जादू का वो घुमाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है बंगाल की, वो दयनीय स्थिति है। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी। विश्व का मार्गदर्शन करने वाला बंगाल इतना पिछड़ा है आज कि आज अपने ही पहचान को ये रो रहा है। आज सिर्फ हम हिंदू मुसलमान मंदिर मजार की बातें कर रहे हैं और ये सहूलियत की राजनीति चल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये अभी मैं सुन रही थी इनको, इन्होंने बोला कि यहाँ अगर जहाँ जिस आंदोलन की आग से निकल के ममता दीदी आई हैं, अगर वहां पे एक कायदे का हॉस्पिटल होता तो उनको कोलकाता आने की जरूरत होती क्या? उनके चोट मोच जो भी उनको लगा था, जो एक दिन में प्लास्टर से वो उस पे उतर आई, जो भी था, ये जितना नौटंकी है, जितनी चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, बीजेपी के कोई भी बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप ओछी मानसिकता देखिए, बहुत छोटी और ओछी मानसिकता। कहते हैं कि बंगाल का दिल बहुत बड़ा है, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं यहाँ रहती हूँ। आप देखो यहाँ पे उनको कुर्सी के लिए मना कर देते हैं, जो अगल बगल के टेंट वाले हैं उनको कुर्सियों के लिए मना किया जाता है, उनको ये बोला जाता है। मैडम, अगर इस तरह की बातें होती तो तमाम जगहों पे देश के विदेशी लोग विदेशों में जाकर इलाज नहीं करा रहे होते। देश में भी अस्पतालों की कमी है, देश में तमाम अस्पतालों की कमी है। मैडम, आप इस तरह की बातें ना करें। पूरे देश में अस्पतालों की कमी है, देश के तमाम बड़े और समृद्ध लोग विदेशों में जाके इलाज करा रहे हैं। मैं तो टेक्निक जानना चाहती हूँ कि जिस टेक्निक से आज तक मैंने भी, मुझे तो औरतों से बात करनी पड़ेगी कि हमेशा हमने सुना है कि 3 वीक का, कम से कम 3 हफ्ते तक रखना पड़ता है। एक दिन में वो कौन सी टेक्निक है? वो कौन सा कि प्लास्टर से सीधे आप गरम पट्टी पे आ जाती हो? कौन सी टेक्निक है देश की? आप बताइए। आपको भी पता है कि व्हील चेयर की राजनीति कोई नई नहीं है, बेनजीर भुट्टो से लेकर और जयललिता ने किया। और ये पक्का, मतलब ये जो इमोशनल भारत हमारा जो देश है, वो संबंधों और संवेदनाओं पे चलने वाला देश है। इसका पूरा का पूरा जो वो फायदा उठा रही है। मैं भी महिला हूँ, और ये चोट कैसी चोट थी? ये कैसी चोट थी? आप मुझे बताओ ना कि 3 हफ्ते का प्लास्टर एक दिन में उतर के वो पट्टी पे आ गई, कैसी चोट थी ये? और आप मैडम ये भी मैडम, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैडम, आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आई हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप ये बताएं, क्या प्रधानमंत्री जब संसद में रोए थे तो क्या वो इमोशनल कार्ड नहीं था? वो इमोशनल कार्ड था ना, वो भी, उसको भी इमोशनल कार्ड बताएं। जब प्रधानमंत्री संसद में रोए थे उसको भी बताएं। जब योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे तो वो इमोशनल कार्ड था या नहीं था? जब योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे वो इमोशनल कार्ड था या नहीं था? जब पुलवामा में हमला, जब पुलवामा के हमले पे वोट मांगे जा रहे थे वो इमोशनल कार्ड था कि नहीं था? मैडम, जब पुलवामा के हमले पे वोट मांगे जा रहे थे तो वो इमोशनल कार्ड था कि नहीं था? मैडम, अगर राजनीतिक विश्लेषण करना है तो सही ढंग से करें। अगर पुलवामा पे जब हमले हुए थे, मैडम पुलवामा पे जब हमले हुए थे तो प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, वो इमोशनल कार्ड था या नहीं था? प्रधानमंत्री नहीं मानती मैडम, क्या ये सबसे अच्छा इमोशनल कार्ड तो इस समय राकेश टिकैत को करना चाहिए। 300 लोग मरे। प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारूंगी क्या? ये एक मौतों पे सियासत करना, बहन, मेरी बहन बात सुनिए। मेरी बहन, चिल्लाने से सत्य कब कमजोर नहीं होता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं डिस्कशन के, उनको हम चर्चा में करेंगे, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। इस वक्त की हेडलाइंस मुझे लेनी है, हेडलाइंस के बाद में वापस आ रहा हूं। इस वक्त की हेडलाइंस पर पहले एक नजर रहती है, और आरोप प्रत्यारोप इस बार भी हो रहे हैं, लेकिन इस बार हमेशा की तरह फिर से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने आज जो अपनी रैली की है बांकुरा में, उसमें उन्होंने सीधा हमला बोला है चुनाव आयोग को बीजेपी से जोड़ते हुए कि अमित शाह चुनाव आयोग चला रहे हैं। और वो ये भी कहती है कि बीजेपी की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, बीजेपी पैसा देकर लोग बुला रही है। और वो ये लोगों को सलाह दे रही थी आज बांकुरा में कि पैसा ले लो लेकिन वोट टीएमसी को देना। देखिए, चुनाव के वक्त आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष की राजनीति होती है, हम उसे नहीं नकारते। पर यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता
उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे थे कि वहां क्या हुआ, कितनी बिजली दी, कितने घर बने। उन्होंने एक भी आंकड़ा अपने राज्य का दिया कि ममता बनर्जी पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने क्या विकास किया, एक भी आंकड़ा वो बता नहीं पाए। दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है इससे पश्चिम बंगाल की जनता को कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने भूमि पर क्या किया, यदि उस पर बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पुलवामा ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारे देश के फौजी लोगों ने अपनी जान की शहादत दी है। वे शहीद लोगों को नमन करना हर मां भारती के सपूत का काम है, हर देशवासी का काम है। उस पुलवामा को भी आप राजनीति के साथ जोड़ रहे हो। घिनौनी राजनीति, ओछी राजनीति हम समझ सकते हैं, पर इतनी ओछी राजनीति का कभी समर्थन कोई देशवासी नहीं कर सकता। यह पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की आंखें लोकसभा सदन में नम हो गई। एक जो इंसान होता है उसी की आंखें नम होती है, जिसके हृदय में क्रूरता होती है, अमानवीयता होती है, निर्दयता होती है, वह व्यक्ति की कभी भी आंखें नम नहीं होती। उसमें इंसानियत बची है। यह आंखें नम होने का एक उदाहरण है। पांव की चोट, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर यदि वास्तव में वो चोट है तो जहां हमारी बहन कह रही थी वो सही कह रही है, रातों रात कैसे प्लास्टर निकल गया। कभी भी प्लास्टर लगता है, मेरा भी पांव टूटा था, मेरा भी बचपन में हाथ टूटा था, 1 महीने के पहले प्लास्टर तो निकलता नहीं। ये 2 या 3 दिन में कैसे प्लास्टर निकल सकता है। तो ये जो सवाल है ये नौटंकी है क्या, ये देश का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है। अगर नौटंकी नहीं है तो जरा बताए तो सही टीएमसी के नेता कि 3 दिन में ऐसा कौन सा रैपिड साइंस है कि पूरा का पूरा पाव का प्लास्टर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के दल को शक के कटघरे में खड़े करते मतलब हैं। आपको लग रहा है ये वोट का 10 खेला है? वर्षों में यदि आपने विकास किया होता, ये वोट का खेला है? तो मोदी जी की सभा में लाखों लोगों की भीड़ नहीं उमड़ती। रोड शो में अमित शाह जी को देखने के लिए, जेपी नड्डा जी को देखने के लिए लोग छतों में चढ़कर, पेड़ों पे चढ़कर देखते नहीं। आज क्यों इतनी भीड़ उमड़ रही है? यह भीड़ है भाजपा का पश्चिम बंगाल में स्वागत हो रहा है। और दूसरे का भाजपा का स्वागत का कारण क्या है? ममता बनर्जी की दल की ओर से जिस अमानवीयता का प्रदर्शन गत कई वर्षों में हुआ, घर में घुस करके उन्होंने आरएसएस के और भाजपा के लोगों की हत्या की, हत्या का समर्थन हो सकता है। और उन हत्याओं का वो आज भी आत्माएं तड़प रही है और उनका श्राप है। और वही श्राप के कारण 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में ममता जी नहीं होगी। जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं उसी को टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है तो पैसा देकर खरीदी हुई भीड़ है, इसी भीड़ को कह रही है। अब ये बयानबाजी देने के अलावा ममता जी के पास क्या जवाब है? भीड़ जो आ रही है, सारा मीडिया दिखा रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, तो उससे भयभीत ममता बनर्जी को यही बयान देना होगा, ये तो पैसे देकर के आ रहा है। यानी हमारे रैली में लोग आए, पैसे देकर आ रहे हैं, और इनके रैली में लोग आ रहे, बड़े प्यार से आ रहे। ठीक है, ये दोनों तरफ से ढोल नहीं बजता। ममता जी के दल के नेता इस बात को समझ ले कि आपने विकास का काम नहीं किया। देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, त्यागी और समर्पित जीवन मां भारती के लिए। तो मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का भी विकास करना है, ये बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। ठीक है, मैं मोदी जी में इस पर टीएमसी का रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं समीर आलम जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए विजय मिश्रा जी, जो ममता बनर्जी कह रही है, देश में ऐसे प्रधानमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि भाई पैसा लेकर रैली में लोग बुलाए जा रहे हैं, कहां से जानकारी मिली उनको? रेलवे को बेचना है, कहां से जानकारी मिली? बेचना है, उन्हें जो है किसान मर जाए इसके बारे में जरा भी चिंता नहीं। उनको जो है विजय मिश्रा जी कहां से जानकारी मिली? लोग से त्रस्त है। क्या सोर्स है? पैसा लेके जो बुलाई जा रही है, आप कह रहे हैं ना? नहीं, इस पर जवाब दीजिए ना। चरम पे है, उनको जरा भी चिंता नहीं। ऐसे बताइए विजय मिश्रा। रहे थे राम कदम जी थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहले मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। पश्चिम बंगाल जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रश्न कुछ दिन पहले ही बोला था मीडिया के सामने कि मां दुर्गा कौन है, उनका अस्तित्व क्या है, उनका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ के राज्य के भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जी, उन्होंने एक ऐसी ओछी बयान दी मां दुर्गा के बारे में। ऐसी इनकी संस्कृति है जो
जिस माँ दुर्गा की पूजा करके भगवान श्री राम ने लंका सीता जब हरण हुई थी उस समय युद्ध किए थे। अब उस दुर्गा के बारे में ये लोग माँ दुर्गा के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि दुर्गा का अस्तित्व है। अभी कुछ देर पहले राजनीतिक विश्लेषक सत्यम जी बोल रही थी, मुझे पता नहीं वो बंगाल में रहती है ना यूपी में रहती है, मुझे पता नहीं। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, यूपी में आज भी दर्शन हुआ है। और अरे सर, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं ना, बंगाल की बात कर लीजिए। जब यूपी में चुनाव होंगे अगले साल है 2022 में, तब बात कर लेंगे यूपी की। अभी बंगाल में चुनाव है ना, बंगाल की बात कर लीजिए ना। ये सोर्स बताइए, कहां से मिला आपको, कहां से पता चला ममता बनर्जी को कि ये पैसा देकर भीड़ बुलाई जा रही है? मैं पहले ममता बनर्जी को इससे भी समस्या होती है कि बीजेपी के मंत्री कलकत्ता में बैठे हैं। अगर बैठे हैं, चुनाव है भाई, बैठे हैं, प्रचार के लिए आए हैं, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत क्या है? चश्मे से विश्लेषण कर रही हैं। मुझे बताइए ना कि ममता बनर्जी ये जो बात कह रही हैं, इसका सोर्स क्या है? और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कोलकाता में बीजेपी के मंत्री बैठे हैं आके। अगर बैठे हैं तो पार्टी का प्रचार करने के लिए बैठे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? भाजपा के पास न जनता का समर्थन है, ना उनके पास उम्मीदवार हैं। उनके चार जो है लोकसभा के सांसद, अगर उनमें इतना हिम्मत है और इतना उनको जनता के ऊपर विश्वास है, वो सांसद पद से इस्तीफा दें। और कल अजीत झा मीटिंग किए थे, स्वप्न दास गुप्ता ने आज ही इस्तीफा दिया है राज्यसभा से। स्वप्न दास गुप्ता ने आज ही इस्तीफा दिया है राज्यसभा से। सच्चाई क्या है आप पता करें, सच्चाई क्या है। बंगाल की जनता जो यह जानती है। फिर ये होड़ क्यों मची हुई है? ये होड़ क्यों मची हुई है? जो है ब्लफ, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये होड़ क्यों मच गई है? अचानक से टीएमसी छोड़ कर लोग क्यों जा रहे हैं? आपके बड़े बड़े नेता चले गए छोड़ के, ऐसा क्यों हो गया? अचानक से क्या हो गया ऐसा? आपको बता रहे हैं, उनके पास वॉशिंग मशीन है ना, उनके पास वॉशिंग मशीन है, उस मशीन में सब जाके धुल जाएंगे ना, इसीलिए सब जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक टीएमसी में थे तो ठीक था, अब वहां चले गए तो वॉशिंग मशीन की जरूरत हो गई। लोकल ठीक है। समीर आलम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आप समीर आलम जी के पास चल रहा हूँ। समीर आलम, मैं जवाब दे दूं इन्हें, मैं इन्हें जवाब दे दूं। मैं आप जवाब दे दीजिएगा, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप जवाब दे दीजिएगा। आपने बहुत देर कहा है, मेरी बात भी सुन लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए समीर आलम, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहूंगा कि उन्होंने अभी कहा कि आंसू उन्हीं के आंखों में आता है जो इमोशनल होते हैं। जो ये मैं पूछ रहा हूं, जो किसान इतने दिन से बैठा है, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के आंखों में आंसू है क्या? जो किसान हर रोज मर रहा है इस देश में, क्या उसके लिए भी थोड़ी सी आंसू है क्या उनके पास? इनके लिए आपके पास आंसू नहीं होंगे, मगर अंबानी के घर में बच्चा पैदा हो के लिए है, टाइम हो जाएगा। किसानों के लिए नहीं, देश के हर व्यक्ति के प्रति है। किसानों के न केवल मात्र किसानों के लिए, इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल इंसानियत है। पर किसानों को बदनाम करने के लिए उनके पीछे जो राजनेता खड़े हैं और हमारे किसानों की छवि धूमिल कर रहे हैं, उन नौटंकीबाज लोगों के लिए नहीं। टिकट जब कलकत्ता उतरे तो वहां पे टीएमसी के लोग उनका स्वागत करते हैं। टीएमसी के लोग ना सुने, आप सुनने का साहस करें। रेलवे भेज देंगे, केवल मात्र 10 सेकंड बोलूंगा, केवल मात्र 10 सेकंड बोलूंगा। इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है, इस बात का आपके पास जवाब है। जब किसान आंदोलन के अपने आप को नेता कहने वाले लोग कलकत्ता पहुंचते हैं तो टीएमसी के नेता उनका स्वागत करके कहते हैं कि ममता जी ने आज आपकी यहां सभा रखी है, कल वहां सभा रखी है। वो वीडियो जो वायरल हुआ वो आपकी आंखों से आपने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना। तो ये जो नौटंकी है, ये नौटंकी जनता जानती है। किसानों के साथ हम हैं। आजादी के बाद पहली बार किसानों को अपनी फसल कब, कहां, किसे और कौन से दाम में बेचे, इसकी आजादी मिली है। आपको आपत्ति क्या है? किसानों के आड़ में कुछ लोग किसानों को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। आपको जवाब लेना है या फिर अपनी मन की बात करनी है, जिस तरह मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं? आप जवाब ले लीजिए, क्योंकि उन किसानों ने कसम खाया है
कि जो किसान मोदी जी अपनी मन की बात नहीं करते, मोदी जी जन के मन की बात करते हैं। किसान मोदी जी अपने मन की बात नहीं करते, मोदी जी जन के मन की बात करते हैं। नहीं, वो अपनी मन की बात करते हैं, जन की मन की बात। अरे आप अपने मन की बात कर लीजिए, फिलहाल कहाँ चक्कर में पड़े, आप अपने मन की बात कीजिए समीर आलम, फिर वेट का टाइम खत्म हो जाएगा। बना लिया है कि देश के हर कोने कोने में जाएंगे और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, तो इसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में तो आजादी है भाई, क्यों किसानों को आजादी नहीं है? जो बीजेपी के पक्ष में हो, बीजेपी के साथ में हो, तो उसको आजादी है। झंडा उठाए तो अच्छा है, लोकसभा में बीजेपी के लिए वोट मांगे थे तो अच्छा था, और अभी किसान शत्रु हो गए। बंगाली क्यों याद आया? देश के और कोने कोने में जाएगा, क्योंकि अभी तक उनको आप बीजेपी का चश्मा अपने चश्मा उतारिए, बीजेपी की इंडिया टीवी से कहना चाहता हूँ कि आप दो बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बता रही है? आप बीजेपी की प्रवक्ता भाई दो बीजेपी के प्रवक्ता को मत बैठाइए, फिर आप बीजेपी की प्रवक्ता है क्या? भाई उनकी राय है, वो अपनी राय, जैसे आप अपनी राय जाहिर करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी अपनी राय जाहिर करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बीजेपी की बात कर रही है। ये अगर राजनीति विश्लेषक होती, अगर इंसाफ की बात करती तो सच बोलती। ये क्यों बीजेपी की बात कर रही है? आप राजनीति की बात कीजिए, आप अनुमान लगा सकती हैं, आप अपना विचार दे सकती हैं, आप सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति विश्लेषक किसे कहते हैं? आप बोल दीजिए मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, तब मैं आपसे बात करता हूँ। आप बीजेपी की प्रवक्ता है कि नहीं, पहले बताइए। क्या सच है? क्या सच है? 120 दिन से किसान बैठा है, ये सच नहीं है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या ये सच नहीं है? आप बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि नहीं? 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएगा, बोला था कि नहीं? आप जवाब दे दीजिए, सच पूछिए, हिम्मत है तो सच पूछ के दिखाइए, आप सच पूछ के बताइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि 15 लाख कब आएगा, आप पूछिए 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, आप पूछिए किसानों का उसको सम्मान कब मिलेगा, महिलाओं को उसका सम्मान कब मिलेगा, पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से। आज किसान जान क्यों दे रहा है? जब से बीजेपी आया है तब से किसान इतनी ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहा है? पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से। हिम्मत है आप में हिम्मत नहीं है, आपने हिम्मत नहीं है, सच पूछने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, चलिए मित्र प्रकाश जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सबको बराबर टाइम दूंगा। मित्र प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। मेरी बातें अभी समीर आलम जी कह रहे थे, लगभग मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूं कि अभी राम कदम जी जो कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान आंखें नम हुई थी, तो वो कम से कम 300 किसान जो हमारे मर गए हैं भाई, उनके लिए भी नम हो। और जो हमारी बहन अभी बात कर रही थी कि बंगाल में ही किसान यात्राएं क्यों चल रही हैं, तो अभी मैं बता दूं बहन की बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ और उत्तर प्रदेश के लगभग हर राज्यों में राकेश टिकैत और उनकी टीम जा रही है और यात्राएं कर रही है और तमाम विपक्षी गठबंधन कर रहे हैं, और उनका एक मोटिव है। वो इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं कि टिकैत का स्वागत करने के लिए टीएमसी की सांसद जाती हैं डोला सेना। क्यों? टिकैत के बेटे हैं ये, और महेंद्र टिकैत ने जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते। बाकी जितनी विपक्षी है उत्तर प्रदेश में सब लोग स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश में सारे लोग स्वागत करते हैं। राकेश टिकैत वोट दिख रहे हैं ना, वोट दिख रहे हैं, इसीलिए मेरी बहन सार्थक सवाल करना, सार्थक सवाल करें। मेरी बहन सार्थक सवाल कृपया करें। मेरी बहन 2 करोड़ रोजगार पे सवाल पूछना सीख लीजिए। मेरी बहन अगर 2 करोड़ रोजगार पे आप सवाल नहीं पूछेंगी तो आपकी विश्लेषकता पे मुझे शक है। आप अगर 15 लाख पे रोजगार पे 15 लाख रुपए पे सवाल नहीं करेंगी, अगर आप 300 मौतों पे सवाल नहीं करेंगी, अगर आप 300 मौतों पे सवाल नहीं करेंगी, अगर आप देश में होने वाले अपराधों पे सवाल नहीं करेंगी, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कारों पे सवाल नहीं करेंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पे सवाल नहीं करेंगी, विधानसभा में गलत बयान। मित्र प्रकाश जी, मैं ये चीज ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, आप बार घूमकर यूपी और वहां पहुंच जाते हैं। आप बंगाल की बात तो नहीं कर रहे हैं, आप लगातार यूपी और घूमकर पहुंच जाते हैं वहां पर, आप बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। आज इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी और कही है, सुन लीजिए, अब वो भी सुनिए। एक और बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने आज ये बात भी कही कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर खोखला कर दिया है बंगाल को। आपसे बंगाल की बात हो रही है, आप यूपी पहुंच जाते हैं।
सर बंगाल की बात में यूपी की बात इसलिए आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय सर बंगाल की बात में चले जाएंगे। यूपी में क्या है? यूपी में ये है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर बंगाल में जाके यूपी मॉडल को पेश करेंगे तो सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बंगाल में जाके यूपी मॉडल को पेश करेंगे तो हमारा काम है कि बंगाल में उत्तर प्रदेश मॉडल पेश कीजिए ना। अगर आप सिर्फ बंगाल आप यूपी मॉडल के सामने बंगाल मॉडल पेश कीजिए। बिल्कुल आप यूपी मॉडल के सामने बंगाल मॉडल पेश कीजिए। 34 साल में आपने बंगाल को क्या दिया उसको पेश कीजिए, उससे काटिए ना। 2 मई दिल्ली में आपको 2 मई को रिजल्ट साफ आ रहे हैं सर। दिल्ली में आपको मिठाई खिलाऊंगा मैं आके स्टूडियो में। अच्छा क्या रिजल्ट आ रहा है 2 मई को ये तो बता दीजिए। स्टूडियो में आके और ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको। क्या रिजल्ट आएगा ये तो बता दीजिए। 2 मई को जो रिजल्ट आएगा वो आप अच्छे से जान रहे हैं। देश में एक ऐसी सरकार बनेगी, रिजल्ट तो जनता बताएगी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रोजगार की बात, देश में एक ऐसी सरकार बनेगी, जो बंगाल में एक ऐसी सरकार बनेगी जो रोजगार की बात करेगी, जो मजदूरों की बात करेगी, जो किसानों की बात करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। 2 मई का इंतजार सबको है कि 2 मई को होता क्या है, लेकिन इस बीच जो सियासत है, जो राजनीति है, वो चल रही है। आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है वो जय श्री राम वर्सेस दुर्गा की हो गई। हिंदू वोटों को लेकर भी लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में तेज होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम कदम जी, सुप्रिया जी, मित्र प्रकाश जी, विजय मिश्रा जी, समीर आलम जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।